अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर फिज़िक्स के टॉपिक एसी थ्रू कैपेसिटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इन दिस डायग्राम अ कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड विद अ डीसी सोर्स। एक कैपेसिटर को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया। हमने पहले चैप्टर नंबर 12 के अंदर पढ़ा था, जब बैटरी इस तरह कैपेसिटर के साथ जोड़ी जाती है तो पॉजिटिव चार्ज कैपेसिटर की एक प्लेट पे आ जाते हैं और नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट पे जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर हम इस सर्किट के अंदर एक बल्ब को ज्वाइन करें तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि डीसी सर्किट के साथ जुड़ने की वजह से सर्किट या कैपेसिटिव सर्किट के अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा। इस सिचुएशन के अंदर जो कैपेसिटर होगा वो परमानेंटली चार्ज हो जाता है। बट व्हेन वी कनेक्टेड द कैपेसिटर विद अल्टरनेटिंग सोर्स में हमने पढ़ा हुआ है कि अल्टरनेटिंग सोर्स ऐसा सोर्स होता है जिसकी पोलैरिटी आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिवर्स हो जाती है। जब अपर एंड पॉजिटिव होगा और लोअर एंड नेगेटिव होगा तो अब इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जब इसकी पोलैरिटी रिवर्स होगी तो ये जो चार्ज होंगे, जो पहले पॉजिटिव यहाँ पे अकमुलेट हो गए थे, अब वो फ्लो करके आएंगे दूसरी साइड पे। यहाँ पे ये वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे और जो नेगेटिव चार्ज हैं वो फ्लो करके अपर साइड वाली प्लेट पे चले जाएंगे। इस तरह बार बार पोलैरिटी के चेंज होने की वजह से जो करंट है वो अगेन एंड अगेन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है। तो क्योंकि चार्जेस का फ़्लो कंटिन्यू रहता है, इस वजह से अगर इस तरह के सर्किट के अंदर जब हम किसी बल्ब को ज्वाइन करते हैं तो बल्ब ग्लो करता है। उस करंट की वजह से जो इन चार्जेस के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो करने की वजह से सर्किट के अंदर फ़्लो कर रहा होगा करंट। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि डीसी करंट जो है वो कैपेसिटर के अंदर से फ़्लो नहीं करता, जबकि एसी करंट जो है वो कैपेसिटिव सर्किट के अंदर से फ़्लो करेगा। एसी सर्किट के अंदर जो कैपेसिटर होता है वो एक दफ़ा इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो रहे होते हैं, फिर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज दूसरी प्लेट की तरफ आ रहे होते हैं। इसको बोला जाता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ही जो रीज़न होती है जिसकी वजह से सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करता रहता है। अल्टरनेटिंग सोर्स है, तो अल्टरनेटिंग सोर्स जो वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज गिवन बाय V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। और कैपेसिटर की इक्वेशन के मुताबिक Q इज इक्वल टू सी वी। Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, C कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, V जो उसको वोल्टेज प्रोवाइड किया गया है। अगर हम इस V की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करें तो Q की वैल्यू बनेगी Q इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। सी वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू होगी जब साइन 90 डिग्री होगा, उस वक़्त उसके ऊपर चार्जेस की जो तादाद होगी वो भी मैक्सिमम होगी। अगर हम मैक्सिमम तादाद को Q नॉट कहें तो यही इक्वेशन इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है, Q इज़ इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इसमें भी साइन थीटा इन्वॉल्व है और V के अंदर भी साइन थीटा इन्वॉल्व है। तो पहले टॉपिक्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जिस इक्वेशन के अंदर साइन थीटा इन्वॉल्व होगा उसका ग्राफ हमेशा साइनोसाइडल बनेगा। तो ये V का ग्राफ है, साइन थीटा के इन्वॉल्व होने की वजह से इसकी शेप भी साइनोसाइडल होगी या साइन कर्व की फॉर्म के अंदर आएगा। सिमिलरली Q इज़ इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी, इस इक्वेशन में भी साइन थीटा इन्वॉल्व है, तो साइन थीटा के इन्वॉल्व होने की वजह से इसका ग्राफ भी
साइन कर्व की फॉर्म में बनेगा। तो ये हमारे पास साइन कर्व का ग्राफ आ गया क्यू का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों इक्वेशंस के अंदर साइन थीटा इन्वॉल्व होने की वजह से दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो साइन कर्व बना। और करंट जो होता है आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी के बराबर है। इट्स मीन कि करंट की वैल्यू जो है वो क्यू टी कर्व की मदद से या क्यू टी कर्व के अंदर डिफरेंट पॉइंट के ऊपर स्लोप्स की मदद से फाइंड की जाएगी। लास्ट लेक्चर जो कि स्लोप के बारे में है, इसलिए उसको बड़ी अच्छी तरह आप लोगों ने देखना है। मैंने रिकमेंड किया था कि आप लोग उसको 2 से 3 दफ़ा स्टडी करें ताकि आप लोगों को वो कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाए। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मेरे से पूछ भी सकता है। तो इस यहाँ पे अब आई की वैल्यू क्यू टी जो ग्राफ है या क्यू टी जो कर्व है उसके स्लोप की मदद से फाइंड की जाएगी। जैसा कि स्लोप वाले टॉपिक में बताया था, वो तमाम पॉइंट जहाँ पे साइनोसाइडल कर्व टाइम एक्सिस को क्रॉस करके गुजरेगा वहाँ पे स्लोप मैक्सिमम होगा। अगर साइन कर्व की डायरेक्शन अपवर्ड में होगी तो वो पॉजिटिव मैक्सिमम होगा, अगर डाउनवर्ड में होगी तो वो नेगेटिव मैक्सिमम में होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर स्लोप मैक्सिमम, तो जहाँ पे स्लोप क्यू टी का जहाँ पे स्लोप मैक्सिमम होगा मीन वहाँ पे करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। इट्स मीन यहाँ पे अगर करंट की वैल्यू मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू को हम इस पॉइंट पे शो करेंगे। क्योंकि ये लाइन ज़ीरो वैल्यू को शो कर रही है तो पॉजिटिव मैक्सिमम होने की वजह से हम जो पॉइंट लेंगे वो लाइन से अपर साइड पे लिया जाएगा। सिमिलरली इस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप की वैल्यू होगी वो ज़ीरो, क्योंकि कल बताया था जहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमेशा ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होने की वजह से यहाँ पे क्यू टी का अगर स्लोप ज़ीरो है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू भी क्या होगी ज़ीरो। इस वजह से दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा जहाँ पे करंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। सिमिलरली यहाँ पे अगेन sine curve line is crossing the time axis, again the slope will be maximum but in negative form। तो यहाँ पे भी करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी लेकिन नेगेटिव होने की वजह से हम उसको टाइम एक्सिस से डाउनवर्ड पॉइंट के ऊपर मेंशन करेंगे। सिमिलरली एट दिस पॉइंट अगेन द टेंजेंट बिकम पैरेलल, so again the value of the current at this point will be 0। इस पॉइंट के ऊपर स्लोप की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर स्लोप की वैल्यू की तरह ही होगी, तो लिहाजा इसके ऊपर भी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव मैक्सिमम होगी। तो जब मैं इस कर्व को ऐसे इन पॉइंट्स को जोड़ूंगा, इन पॉइंट्स को अगर मैं मिलाता जाऊंगा तो मेरे पास जो ग्राफ बनेगा वो रेड लाइन के अंदर आपको शो करवाया जा रहा है। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द करंट एट दीज पॉइंट्स। और इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर करंट की वैल्यू क्यू टी का जो ग्राफ है उसके स्लोप की मदद से फाइंड की जा रही है। अब मेरे पास ये 3 ग्राफ हैं। अगर मैं इन तीनों ग्राफ को एक ही जगह पे इकट्ठा करूं तो ये इस तरह की डायग्राम बनेगी। इसमें ये अपर जो साइनोसाइडल ग्राफ है ये वोल्टेज कर्व को इंडिकेट कर रहा है। लोअर ब्लू कलर का जो कर्व है वो क्यू के साइन कर्व को इंडिकेट कर रहा है, जबकि रेड कलर की जो लाइन है वो इन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर करंट की वैल्यू को इंडिकेट कर रही है। और ये वैल्यू अगेन बता दूं कि ये वैल्यू हमने क्यू टी जो ग्राफ है उसकी डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर स्लोप की वैल्यू को फाइंड करके निकाला है। तो रेड कलर करंट को, बाकी ब्लू कलर जो है वो वोल्टेज और चार्ज की कर्व को इंडिकेट कर रही है। फेज लीड और फेज लैग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम वोल्टेज और करंट को देखें तो इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो है। तो वेक्ट्रिकली फॉर्म के अंदर हमने पढ़ा था कि जब भी कोई
लाइन जिसकी साइन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की जब भी वैल्यू ज़ीरो होगी उसको हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर उसको ड्रा करवाया जाएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू जो होगी वो हॉरिजॉन्टल आएगी, जबकि इसी पॉइंट के ऊपर जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे आ रही है, इस वजह से आई का जो वेक्टर फॉर्म होगी वो इस डायरेक्शन के अंदर हम लोग ड्रा करवाएंगे। तो अभी हम देख सकते हैं इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री के बराबर है, और वेक्ट्रिकली रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि इसकी रोटेशन को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो हम देख सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर करंट जो है वो वोल्टेज को लीड कर रहा है बाय π/2 या 90 डिग्री के साथ। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर के अंदर या कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट जो होगा वो हमेशा लीड करेगा वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। प्रीवियस चैप्टर जिसमें हमने इन द केस ऑफ रजिस्टर के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज होते हैं, इस वजह से दोनों की लाइन को पैरेलल ड्रा करवाया गया था इन द केस ऑफ रजिस्टर। बट इन द केस ऑफ कैपेसिटर वी कैन सी डैट करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय π/2। तो मीन इन कैपेसिटर वोल्टेज एंड करंट आर नॉट इन फेज। कोई भी दो क्वांटिटीज़ इन फेज़ नहीं होंगी जब उनके दरमियान में फेज़ डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फेज़ डिफरेंस आ रहा है 90 डिग्री करंट और वोल्टेज, करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। तो वी कैन से डैट इन द केस ऑफ कैपेसिटर करंट विल लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। इन द केस ऑफ रजिस्टर हमने पावर डेसिपेशन का फार्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल टू VI। ये फार्मूला पावर डेसिपेशन का वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे वोल्टेज और करंट इन फेज़ होते हैं। जब भी वोल्टेज और करंट के दरमियान में फेज़ का डिफरेंस आएगा वहाँ पे फार्मूला बनेगा P इज इक्वल टू VI cos थीटा। फेज़ डिफरेंस अगर मौजूद होगा तो उसका कितने एंगल का फेज़ डिफरेंस है या कितना फेज़ डिफरेंस है वो भी अपना रोल प्ले करेगा पावर डेसिपेशन के अंदर। बट इन द केस ऑफ कैपेसिटर करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पे 90 डिग्री पुट करें तो cos 90 क्या होगा, ज़ीरो। इट्स मीन पावर डेसिपेशन इन द प्योर कैपेसिटिव सर्किट विल बी इक्वल टू ज़ीरो होगी। इन द केस ऑफ रजिस्टर हमने पढ़ा था कि पावर डेसिपेशन मैक्सिमम होती है, बट इन द केस ऑफ कैपेसिटर अभी हमने स्टडी किया या भी हमें फाइंड किया कि पावर डेसिपेशन ज़ीरो के बराबर होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 90 डिग्री थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। अगर यही इसी फार्मूले को रजिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। जो क्वांटिटीज़ हैं उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है। cos 0 अगर पुट करूँगा 1 हो जाएगा, इस वजह से P इज इक्वल टू VI आएगा जस्ट इन द केस ऑफ रजिस्टर। बट इन द केस ऑफ कैपेसिटर पावर डेसिपेशन की वैल्यू 0 होगी। रिएक्टेंस, रिएक्टेंस भी बेसिकली रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था वो अपोजिशन जो ऑफ़र की जा रही होती है रजिस्टर की तरफ से उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। सिमिलरली कैपेसिटर की तरफ से करंट को फ्लो करने के दौरान जो अपोजिशन ऑफ़र की जाएगी उसको रिएक्टेंस बोलेंगे। रिएक्टेंस is the opposition which is offered by the capacitor to the flow of current। जिस तरह R की वैल्यू V ओवर I के इक्वल होती है, सिमिलरली रिएक्टेंस X से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। C यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये कैपेसिटर के लिए है, तो XC विल बी इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज टू द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। इनके दरमियान जो रेशो होगी वो रिएक्टेंस कहलाएगी। XC रिएक्टेंस ऑपोजिशन। बच्चों यहाँ पे ख्याल करना है रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस दो डिफरेंट टर्म्स हैं।
कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की चार्ज करने की एबिलिटी होती है, जबकि रिएक्टेंस किसी भी कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करने के दौरान जो रेजिस्टेंस ऑफर की जा रही होती है उस रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस कहते हैं। एक्स सी इक्वल होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा 2πf के इक्वल होता है, तो एक्स सी विल बी इक्वल टू 1/2πfc। 2π कांस्टेंट है, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कांस्टेंट होगी, तो एक्स सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी उस अल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी। ये जो हमने अल्टरनेटिंग सोर्स यहाँ पे कैपेसिटर के साथ जोड़ा हुआ है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब 1 सेकंड के अंदर वो कितनी दफ़ा अपनी पोलैरिटीज़ को चेंज कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। मतलब जब हमारे किसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वहाँ पे कोई कैपेसिटर जो रिएक्टेंस ऑफर करेगा वो कम होगी, और अगर किसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कम है तब वही कैपेसिटर जो होगा वो ज़्यादा रिएक्टेंस ऑफर करेगा। तो फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंस। अब हम उन 3 पॉइंट्स के ऊपर आते हैं जिन 3 पॉइंट की रिएक्टेंस के अंदर बात की थी। नंबर 1, इन द केस ऑफ कैपेसिटर V एंड I ये इन फेज़ नहीं होते बल्कि आउट ऑफ फेज़ होते हैं, और इनके दरमियान कितने एंगल का डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का। तो वी कैन से डैट इन द केस ऑफ कैपेसिटर द फेज़ डिफरेंस बिटवीन V एंड I इज़ 90 डिग्री। और ये आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटर के अंदर करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। नंबर 2, पावर डेसिपेशन अक्रॉस द प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज इक्वल टू 0। मीन पावर डेसिपेशन 0 के इक्वल होगी। एंड नंबर 3, द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। अब वो डिपेंडेंस कैसे है वो यहाँ पे आपको बता चुका हूँ कि रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग सोर्स। तो कोई भी कैपेसिटर उस वक्त बेस्ट होगा जब उसकी रिएक्टेंस कम होगी। तो मतलब अगर किसी ऐसे सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वहाँ पे उसकी कैपेसिटेंस कम होगी, तो उस इस सिचुएशन के अंदर कैपेसिटर जो होगा वो गुड कैपेसिटर कहलाएगा, मतलब उसकी वर्किंग जो होगी वो गुड होगी। जबकि कि अगर वही कैपेसिटर किसी ऐसे सर्किट के अंदर लगा हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी रिएक्टेंस ज़्यादा होगी, तो हम उसको बैड कैपेसिटर का नाम देंगे। तो डिपेंडेंस अपॉन ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी एंड रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक है, इसको रीड करें। अगेन रिकमेंड करूँगा कि टॉपिक को एटलीस्ट 2 टाइम लाजमी सुना करें, बुक को सामने रखें, उसको रीड करें। जो चीज़ ना समझ आए उसके बारे में आप लोग ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। बुक वाले ने यहाँ पे ABCD पॉइंट्स लेने के बाद हर पॉइंट के ऊपर V और I के एंगल की बात की है, और फिर एट द एंड रिज़ल्ट वही निकलेगा कि एट एवरी पॉइंट करंट विल लीड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो बच्चों, इसको अच्छी तरह सुने। नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेट करता है, ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलते जुलते टॉपिक हैं। तो इस वजह से अगर किसी बच्चे को ना समझ आए तो वो पिछला स्लोप वाला टॉपिक पहले अच्छी तरह उसको समझें, उसके बाद फिर इस टॉपिक को पढ़ें। जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप लोग शेयर कर सकते हैं, तो ग्रुप के अंदर उसका जो कन्फ्यूजन है उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक्स टू ऑल। अल्लाह हाफिज़।